आज की क्लास में हम जो है वो सेकंड जो टेस्ट हुआ था आपका, उसके सॉल्यूशंस जो है वो डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबको स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन, देखो पहला क्वेश्चन है मैं आपको ना एक मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ कि अगर इन केस आपको जैसे स्क्रीन कई बार विजिबल नहीं होती किसी भी क्लास में, तो आप डायरेक्ट मैसेज कर दें या एकेडमी के नंबर पे कॉल कर दें कि हमें जो है वो इस तरीके से क्लास में इशू आ रहा है ना। क्योंकि कई बार जो टीचर होता है ना वो पढ़ाने में कंसंट्रेटेड होता है, तो कई बार नहीं पता लग पाता। ठीक है, तो प्लीज आप कॉल भी कर सकते हैं, है ना। ओके सर। देखो फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि HCl एक गैस है जबकि HF एक हाई बॉइलिंग लिक्विड है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन बहुत आसान है जी। देखो जो HF होता है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैंने आपको क्या बताई थी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग मींस बॉन्डिंग ऑफ हाइड्रोजन विद एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन। तो जब भी हाइड्रोजन इनके साथ जुड़ती है, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ या फ्लोरीन के साथ, तब वो क्या करती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करती है। तो यही इसका रीजन है कि जो HCl है वो गैस है, HF क्या है? हाई बॉइलिंग लिक्विड है। इट इज ड्यू टू मॉलिक्यूल्स एग्रीगेटेड बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एग्रीगेटेड का मतलब जुड़ना। आप देखो जैसे इस तरीके से एक HF का मॉलिक्यूल है, ये दूसरा HF का मॉलिक्यूल है और ये तीसरा HF का मॉलिक्यूल है। अब आपको पता है कि यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है पॉलिंग स्केल के ऊपर? 4 होती है। तो अगर 4 है तो यहाँ पर चार्ज सेपरेशन होगी। यहाँ पर जो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे इस बॉन्ड में, इट इज मोर अट्रैक्टेड बाय फ्लोरीन एटम। So due to this reason, fluorine will acquire partial negative charge and this will acquire partial positive charge. In the similar way, यहाँ पर भी ऐसा होगा। अब यहाँ पर इस फ्लोरीन में और इस हाइड्रोजन के बीच में एक जो बॉन्डिंग होगी, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं? यहाँ पे एग्रीगेट कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये इसका रीजन है। क्या आपको ये बात क्लियर हो गई जी? यस और नो? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच बॉन्ड इज मोस्ट पोलर? ठीक है जी। तो पोलैरिटी चार्ज सेपरेशन की वजह से आती है। अब देखो यहाँ पर फ्लोरीन 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 पूरे पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। देखो ये बॉन्ड तो बिल्कुल नॉन पोलर होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक फ्लोरीन की है उतनी दूसरे फ्लोरीन की होगी। तो ये बॉन्ड तो नॉन पोलर हो गया टोटली। हमसे तो मोस्ट पोलर पूछा हुआ है, तो क्या आंसर होगा इसका? अब देखो आपको अगर एक कंसेप्ट पता हो कि पीरियोडिक टेबल में जैसे मैं फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन डाउन द ग्रुप मूव करता हूं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है जी? डिक्रीज करती है। मतलब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है ना, और आयोडीन की सबसे कम है। तो अगर इसकी मैक्सिमम है, इसकी मिनिमम है, तो इन दोनों में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा वो सबसे ज्यादा होगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस दो एटम में सबसे ज्यादा होगा, मतलब वो ज्यादा पोलर होगा। सो आंसर इज, समझ गई थी बात को? आइए इसका आंसर आएगा। सर एक बार पोलर और नॉन पोलर का डिफरेंस बता देंगे? ओके, देखो जी, पोलर का मतलब ये हो गया और नॉन पोलर का मतलब ये हो गया। जैसे मान लिया कि यहाँ पर दो फ्लोरीन्स जुड़े हुए हैं आपस में, ठीक है। अब यहाँ पर इस बॉन्ड के जो दो इलेक्ट्रॉन हैं, उन दो इलेक्ट्रॉन्स को ये दोनों एटम्स जो हैं वो इक्वली शेयर कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस एटम की है उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस एटम की है,
ठीक है, इसकी भी 4.0 है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी भी 4.0 है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस दो एटम्स के बीच में कितना है, कितना हुआ जी, 4 - 4 0 हुआ। तो अगर दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है या बहुत कम है तो जनरली वो क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। ठीक है जी। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, मतलब जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा पोलैरिटी होगी। पोलैरिटी मतलब चार्ज सेपरेशन। ठीक है जी। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि जब मैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन डाउन द ग्रुप मूव करूंगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी, क्योंकि सब में फ्लोरीन तो कॉमन है, एक एटम अगर हमने देखा। ठीक है, यहां पर भी देखो फ्लोरीन है, यहां पर भी देखो फ्लोरीन है, यहां पर भी देखो फ्लोरीन है। तो साइड एटम बचता है आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन। और मैं आपको बता रहा हूं कि डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। तो जिस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू सबसे कम होगी, जैसे इसमें 2.3 या 2.4 के आसपास होती है आयोडीन में, है ना, तो जब मैं उसको 4 से माइनस करूंगा तो जब ये जो फ्लोरीन और आयोडीन का बॉन्ड बनेगा, इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आएगा वो मैक्सिमम आएगा। अगर वो मैक्सिमम आएगा तो मतलब ये बॉन्ड सबसे क्या है, पोलर है। समझ गए जी बात को। यस सर। पोलैरिटी का मतलब ये हो गया कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींच के अपनी तरफ को रखेगा। ठीक है जी, जिसकी वजह से चार्जेस इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, उसको हम पोलैरिटी बोलते हैं। पोलैरिटी मतलब चार्ज सेपरेशन। ओके, तो उसका आंसर पता लग गया आपको, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the molecules BF3 NF3 both are covalent compound, but BF3 non-polar है, NF3 polar है। इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन अभी बता देते हैं जी। देखो, एक है BF3 और एक है NF3। अगर BF3 में मैं बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन की बात करता हूं तो वो sp2 है, जबकि यहां पर sp3 है। ठीक है, अब BF3 का मॉलिक्यूल होता है, मैंने आपको कल भी एक चीज बताई थी, या पहले जब मैंने आपको ये चैप्टर करवाया था तो मैंने आपको बताया था कि जितनी भी रेगुलर ज्योमेट्रीज होती हैं, रेगुलर ज्योमेट्री का मतलब कि जिसमें कोई भी लोन पेयर नहीं होता है, उन सभी केसेस में पोलैरिटी नहीं होती है। ठीक है जी। तो इसके पीछे का रीजन ये है कि जो BF3 है वो प्लेनर है और NF3 कैसा है, पिरामिडल है। ये प्लेनर होने की वजह से नॉन पोलर है और NF3 क्या है, पिरामिडल है। आप देख सकते हो। ठीक है जी, ये है आपके पास प्लेनर और दूसरा है आपके पास पिरामिडल। एक आपके पास प्लेनर आ जाएगा जी और दूसरा आ जाएगा आपके पास पिरामिडल लाइक अमोनिया। तो ये इसका रीजन है। समझ गए जी बात को। यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आइडिया वैसे कल दे चुका हूं आपको, तो उसका आंसर बताएं मुझे प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मुझे आप देंगे। मैंने आपको कल फजान रूल बताया था, वहां से इसका आंसर आएगा। प्लीज ये कोशिश करो, जो क्लास में कल ज्वाइन थे प्लीज आंसर देने की कोशिश करें कि इसका क्या आंसर आएगा और क्यों आएगा। क्यों बताना आंसर की तो आपको बता दिया ऑलरेडी। सर लिथियम सोडियम नहीं, ब्रिलियम लिथियम एंड सोडियम। एक NaCl है, एक LiCl है और एक BeCl2 है। ठीक है, अब सब में देखोगे अगर तो पहली बात तो चार्ज बताई थी मैंने आपको। ठीक है, तो जिसके ऊपर चार्ज ज्यादा होगा उसका कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होगा, मतलब BeCl2 पहले आएगा। BeCl2 पहले आएगा। ठीक है, तो ये सबसे पहले आएगा। उसके बाद बात करता हूं NaCl और LiCl में। अब साइज किसका छोटा है?
देखो मैंने आपको कल भी एक बात बताई थी कि केटायन के केस में पोलराइजिंग पावर देखी जाती है। केटायन की पोलराइजिंग पावर जितनी ज्यादा होगी कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। ठीक है, सबसे पहले चार्ज देखूंगा, अगर चार्ज बराबर है तो फिर मैं पोलराइजिंग पावर देखूंगा। ठीक है, चार्ज डोमिनेट ओवर साइज। तो यहां पर तो चार्ज ज्यादा है ना, देखो Be के ऊपर 2 पॉजिटिव है, यहां पर एक क्लोरीन के ऊपर -1 है तो 2 के ऊपर -2 होगा। बाकी जगह आप देखोगे तो +1 -1 ही चार्ज है ना। तो सबसे पहले तो BeCl2 आ गया। अब अगर बात करता हूं आपसे Na पॉजिटिव की और Li पॉजिटिव की, तो साइज किसका छोटा है यहाँ पे? लिथियम का। लिथियम का साइज छोटा है, तो जो छोटा कैटायन होगा उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। मैंने आपको कल भी ये लाइन लिखवाई थी, स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन लार्जर विल बी द साइज ऑफ एनायन, मोर द पोलराइजिंग पावर, मोर द पोलराइजेबिलिटी एंड मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, कैटायन का साइज जितना छोटा होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। तो यहाँ पे इन दोनों में LiCl में और NaCl में मैंने कैसे डिसाइड किया? इस बेसिस पे डिसाइड किया, साइज के बेसिस के ऊपर। अब जिसका साइज छोटा था उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा थी, जिसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा थी उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा था। तो ऑप्शन आ जाएगी आपके पास सी। क्लियर हो गई सब कोई बात? यस और नो? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे CH3 पॉजिटिव, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं CH3 पॉजिटिव और क्या क्या ऑप्शन है एक साथ ही सॉल्व कर देते हैं सारा। NH4 पॉजिटिव और H2SO4। यहां पर हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, तो हाइब्रिडाइजेशन फर्स्ट केस में क्या आएगी थी? देखो मैंने आपको फॉर्मूला ऑलरेडी बताया है, H will be equal to 1/2 V plus M minus C plus A. This is the formula for find out the hybridization। जहां पर V क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है किसके? सेंट्रल एटम के। यहाँ पर सेंट्रल एटम क्या है? कार्बन है, यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर सल्फर है। M मतलब मोनोवेलेंट एटम की कितने सेंट्रल एटम के साथ मोनोवेलेंट जुड़े हैं। C is the charge on cation and A is the charge on, C is the charge of cation and A is the charge of anion। ठीक है, तो देखो CH3 1 पॉजिटिव में निकालते हैं, तो H विल बी इक्वल टू 1/2, B कितने आ गए? 4 + 3। अब कैटायन के चार्ज को मैं क्या करता हूँ? फॉर्मूला देखो, सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो -1। तो यहाँ पे बन गया 6/2, 3 आ गया, 3 के लिए आ गया sp2। इस तरीके से आप और भी निकाल लेना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। यहाँ पर आएगी sp2, यहाँ पर आएगी sp3 और यहाँ पर भी आएगी क्या? sp3। आंसर आ जाएगा sp2 sp3 sp3। वैसे ऑप्शन देखते हैं, तो कौन सी ऑप्शन बन जाएगी हमारे पास? दिस इज द ऑप्शन। क्लियर हो गया ये सबको? सर जो H2SO4 है उसमें जो सल्फर का मोनोवेलेंट एटम ले रहे हैं वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का प्लस कर देना है। ओनली हाइड्रोजन। मैंने आपको बोला था ऑक्सीजन इज नॉट मोनोवेलेंट, ऑक्सीजन इज डाइवेलेंट। तो ऑक्सीजन जहां पर भी दिखेगा उसको इग्नोर करना है। क्या करना है? इग्नोर करना है, उसको काउंट नहीं करना है, क्योंकि फॉर्मूले में M इज मोनोवेलेंट एटम नॉट डाइवेलेंट एटम, ऑक्सीजन इज डाइवेलेंट। मैंने आपको ये जो फॉर्मूला बताया इसमें M का मतलब मोनोवेलेंट एटम हुआ, ना कि डाइवेलेंट। ऑक्सीजन डाइवेलेंट है तो उसको यहां पर कंसीडरेशन में नहीं लाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, SF4CF4 HCF4। SF4 में अगर आप सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो sp3d आएगी। निकाल के देख लेना जी कैसे सॉल्व होगा। देखो जब भी हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो तो आपके पास ज्योमेट्री आती है कौन सी? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और मैंने आपको बताया था कि SF4 कैसे बनता है? SF4 कुछ ऐसे बनता है, ये होती है SF4 की शेप, सीसॉ या के शेप। तो हमसे तो लोन पेयर पूछे, कितने लोन पेयर है इसमें? 1 लोन पेयर।
ठीक है। अब इसी तरीके से CF4 में कोई भी लोन पेयर नहीं आएगा। आप बना के देखो CF4 में 0 लोन पेयर आएगा, यहाँ पे 2 लोन पेयर आएंगे, तो 102 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज द आंसर, डी ऑप्शन। तो डाउट है इसमें किसी को तो पूछ लो। CF4 कैसे बनेगा वो देख लो। CF4 की अगर आप बात करता हूं तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगी, 4 और 4 8, 8/2 4, 4 के लिए sp3 आती है, तो ये रेगुलर टेट्राहेड्रल टाइप में बनेगा। ठीक है जी, यहाँ पर लोन पेयर नहीं आएगा क्योंकि बॉन्डेड एटम ही 4 है। जबकि XeF4 की बात करता हूं तो XeF4 जो आपका है, यहाँ पर जिनॉन के अराउंड जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी वो sp3d2 आएगी, आप निकाल के देख सकते हो। ठीक है, अब बॉन्डेड एटम 4 है तो 2 जगह क्या आ जाएंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये स्क्वायर प्लेनर होता है। So answer is they differ in 1, 0 and 2 lone pairs of electron around the central atom. क्या आपको बात समझ आई किसका आंसर ये क्यों हुआ? Yes, sir. Okay, moving to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट ओबेज ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल का मतलब क्या है? व्हाट इज ऑक्टेट रूल? which have 8 electron in their valence shell. वैलेंस शेल। तो आंसर दिख रहा है जी आपको, क्या आंसर आ जाएगा? एक ही ऑप्शन ऐसी है जो काम खराब कर रही है और वही आंसर है, ऑप्शन इज सी। Yes, sir. PM6 में अगर आप देखोगे ना जी, तो फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5 हो गए और इसके साथ कितने फ्लोरीन जुड़े हैं, 6 जुड़े, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 11। तो ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता। सिमिलरली H2SO4 भी नहीं करता, बाकी सब करते हैं। बाकी आप चेक करके देख सकते हो, देखो 4 + 4 8, 4 + 4 8, 4 + 4 8, 7 और 1 8। ठीक है, और यहाँ पर भी ये एक इलेक्ट्रॉन से शेयर कर लेता है क्लोरीन, तो यहाँ पर भी 8 आ जाएगा, CaCl2 में भी 8 आ जाएगा, जबकि PF6 में 8 नहीं आता। समझ गए जी? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब भी आपके पास एक एटम के अराउंड 3 बॉन्ड पेयर होते हैं और 2 लोन पेयर होते हैं तो शेप कैसी होती है? AB3E2 ये बनती है शेप, देखो किस तरीके से ये बनती है, इस तरीके से शेप। कौन सा अल्फाबेट बनता है ये बताओ? T shape. टी शेप बनता है, बिल्कुल सही बात है जी। तो आंसर इज टी शेप। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। अच्छा ये क्वेश्चन ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। 9th क्वेश्चन, विच ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज 0। देखो जी समझा देते हैं क्वेश्चन। देखो मान लिया कि ये मेरे पास न्यूक्लियस है, ये मैंने 1s बनाया है, एक हाइड्रोजन का मान लो, ठीक है, और ये दूसरे हाइड्रोजन का 1s बनाया है। तो SS के बीच में ओवरलैपिंग इस तरीके से होती है, जिसकी वजह से आपका कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है जी? सिग्मा बॉन्ड बनता है। ये जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन में दिखाता हूं ना सिग्मा, ये इसी तरीके से बनता है। ठीक है, अब दूसरा केस क्या है? दूसरा केस है मेरे पास PX और S। देखो ये भी बता देता हूं। मान लिया कि ये मैंने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बना दी, Z एक्सिस, इसके ऊपर मैंने P ऑर्बिटल बनाया और इसके साथ S ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग कराई, तो इस ओवरलैपिंग को बोलूंगा कौन सी ओवरलैपिंग? जीरो ओवरलैपिंग। आप देखोगे तो यहां पर ओवरलैप कुछ हो ही नहीं रहा है। ये S ऑर्बिटल है और ये PX है आपके पास, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है Z एक्सिस, सो दिस इज जीरो ओवरलैपिंग। दिस इज जीरो ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग हो ही नहीं रही है यहाँ पे। बाकी आप 2 केस और हैं, उसको भी चेक करके देख सकते हो। PY के बीच में ओवरलैपिंग हो जाएगी, PZ के बीच में भी ओवरलैपिंग हो जाएगी। ठीक है, PY के बीच में भी इस तरीके से ओवरलैपिंग हो जाएगी और PZ के बीच में भी इस तरीके से ओवरलैपिंग हो जाती है। ठीक है, ये PX PY बना दिया, ये PZ बना दिया। ठीक है, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। ठीक है, तो जीरो ओवरलैपिंग आपसे पूछी थी तो उसका आंसर ये हो जाएगा
पी एक्स और एस ऑर्बिटल के बीच में जीरो ओवरलैपिंग होती है। क्या आपको बात क्लियर हुई? क्योंकि यहां पर देखो ओवरलैप, आपको देखो एस एस में ओवरलैप दिखा दिया, यहां पर देखो पी वाई में भी ओवरलैप दिख गया, यहां पर भी ओवरलैप दिख गया, बट यहां पर कुछ नहीं दिखा। देखो यहां पर बताओ कहां है ओवरलैप? ये बिल्कुल ऐसे इसके साथ जुड़ा हुआ है, यहां पर तो ओवरलैपिंग रीजन है ही नहीं, है ना? तो दिस इज जीरो ओवरलैप। कौन सा आंसर? P X and S. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर वो थोड़ा सिग्मा, एक्सक्यूज मी सर, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्डिंग का भी थोड़ा कंसेप्ट सीखना था। ओके, देखो जो सिग्मा बॉन्ड होता है आपके पास वो एंड टू एंड ओवरलैप से बनता है, ठीक है? जैसे मैं सिग्मा बॉन्ड बना देता हूं, एस और एस के बीच में सिग्मा इस तरीके से बनेगा। देखो मान लिया ये किसी भी एटम का एस ऑर्बिटल है, दूसरे एटम का एस ऑर्बिटल है, तो ये सिग्मा इस तरीके से बनेगा, ठीक है? अब एस पी के बीच में सिग्मा कैसे बनता है वो बताता हूं। मान लिया कि ये पी ऑर्बिटल है और ये एस ऑर्बिटल है, तो ये सिग्मा ऐसे बनेगा इस तरीके से, ये भी सिग्मा बन रहा है, ये भी सिग्मा बन रहा है। और ये जो मैंने आपको ऊपर दो केसेस बताए है ना, एंड टू एंड वाले, सॉरी साइड वाइज वाले, इस तरीके से साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है। जैसे ये पी वाई है, ये पी वाई है, तो इस तरीके से ये पाई बॉन्ड बन रहा है। ऐसा डी के साथ भी बना सकते हैं। डी में फिर जो आपकी लोब्स होती है ना वो 4 हो जाएंगी, ठीक है? तो वहां पर भी ये ओवरलैपिंग से इस तरीके से मैं आपको बना के थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है? ये आपका जैसे पी और डी के बीच में इस तरीके से बनता है, इसको डी एक्स वाई मान लो आप, पी एक्स मान लो। बोलने का मतलब सिंपल सा है जी कि सिग्मा बॉन्ड बनता है आपके पास एंड टू एंड से, ठीक है? जबकि पाई बॉन्ड आपके पास साइड वाइज ओवरलैप से बनता है। देखो आप इस चीज को इस तरीके से समझ सकते हो ना कि अगर जैसे जो मेरे दोनों हैंड्स हैं, है ना, अगर उनको मैं सामने रख रहा हूं बिल्कुल, देखो जैसे हम किसी के साथ हाथ मिलाते हैं ना, तो वो उस तरीके से उसको बोलूंगा मैं एंड टू एंड ओवरलैप, तो उस वजह से बनेगा बॉन्ड कौन सा आपके पास? सिग्मा। अब देखो अगर मैं एक हाथ और दूसरे हाथ में अपने हाथों में कनेक्शन बना दूं और जो नीचे कोनी है उस कोनी का कनेक्शन दूसरे हाथ से बना दूं, दोनों को जोड़ दूं, तो जो जिस तरीके की ओवरलैपिंग होगी उससे इस तरीके का बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड, लाइक दैट। देखो ना, मान लिया कि ये मेरा एक हाथ है, इस तरीके से देखना, ये एक हाथ है ना, ये हैंड है और ये कोनी है, ठीक है? दूसरे हैंड को भी इसके पास ले आया, तो हैंड से हैंड मिलाया, कोनी से कोनी मिलाई, और इस तरीके से ये ओवरलैपिंग हो गई। इस तरीके की ओवरलैपिंग से बनता है आपके पास पाई बॉन्ड, ठीक है जी बात? और Yes, अगर यही ओवरलैपिंग इस तरीके से कर दूं, यही ओवरलैपिंग अगर इस तरीके से कर दूं, तो बॉन्ड बनेगा कौन सा? सिग्मा। समझ गए? yes sir. इस तरीके से बनता है। ओके, तो इसका आंसर मिल गया आपको, पी एक्स और एस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट ट्रू अबाउट सिग्मा बॉन्ड? आंसर इज बी। कैसे? देखो, आउट ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर। कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, कौन सा कम स्ट्रॉन्गर होता है, ये डिसाइड करता है ओवरलैपिंग एरिया कितना है। तो सिग्मा बॉन्ड में जो ओवरलैपिंग एरिया होता है इट इज हाई एज कंपैरिजन टू पाई बॉन्ड, सो सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। और यहां पे क्या लिखा है इन्होंने? यहां पर लिखा है कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज स्मॉल, ठीक है? तो अगर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग स्मॉल होगी सिग्मा बॉन्ड में, तब तो वो कमजोर होना चाहिए। तो इन्होंने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज स्मॉल। जबकि यहां पर इनको लिखना चाहिए था द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज लार्ज इन केस ऑफ सिग्मा बॉन्ड, हेंस सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। क्या आपको ये बात क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, in the molecules of PCl5 it has all the bonds of equal strength, 2 bonds of equal strength and another 3 bond of equal strength. Phosphorus undergoes sp3d2 hybridization, PCl5 has octahedral shape.
यहाँ पे क्या पूछा है, क्वेश्चन इनकम्प्लीट लग रहा है। इन द फॉलोइंग, अब देखो ये स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि पीसीएल 5 में, अगर मैं आपको पीसीएल 5 के बारे में इंफॉर्मेशन दूं तो ये है जी आपका पीसीएल 5। पीसीएल 5 में फॉस्फोरस के अराउंड हाइब्रिडाइजेशन आती है sp3d, ठीक है। और पीसीएल 5 दिखता कैसा है, पीसीएल 5 कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। इसमें जो 3 बॉन्ड बनाए, इन बॉन्ड्स को बोलता हूं मैं, ये वाले 3 बॉन्ड कौन कौन से, ये और ये, इन बॉन्ड्स को बोलता हूं मैं कौन से बॉन्ड, एक्सियल बॉन्ड। और ये जो 2 लंबे लंबे बॉन्ड दिखाए इस तरीके से, ये वाले, इनको बोलता हूं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, ठीक है। तो ये मैंने आपको जो बॉन्ड दिखाए इनको बोलता हूं कौन से बॉन्ड, तो स्क्रीन भी इक्वेटोरियल बॉन्ड। और ये जो दिखाए ये वाले, इनको बोलता हूं एक्सियल बॉन्ड। एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, ठीक है। तो इसमें 3 आपके पास इक्वेटोरियल होते हैं, 2 एक्सियल होते हैं, ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन तो मैंने आपको बताई थी कि sp3d होती है। अब ये क्या बोल रहा है वो देखते हैं। ऑल बॉन्ड्स ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ, ये बात तो गलत हो गई, ठीक है। 2 बॉन्ड्स ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ एंड अनदर 3 बॉन्ड्स ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ, ये बात तो सही है ना। 2 बॉन्ड इक्वल स्ट्रेंथ के और 3 बॉन्ड इक्वल स्ट्रेंथ की, ये बात तो सही है। फॉस्फोरस अंडरगो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, ये भी सही है। इसमें दोनों बातें सही है ना। बी और सी दोनों सही है इसके आंसर। क्या आंसर लिखवा इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 लिखी है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है जी, तो ये गलत हो गई, मतलब यही सही है फिर, है ना। बी ऑप्शन इज राइट। ओके, तो ये भी गलत है। ओके, क्लियर हो गया ना ये भी। इसमें 2 तरह के बॉन्ड होते हैं, 3 आपके पास आ जाएंगे इक्वेटोरियल और 2 आ जाएंगे एक्सियल। और जो हाइब्रिडाइजेशन रहेगी वो sp3d रहने वाली है, ठीक है। तो ये दिस स्टेटमेंट इज आल्सो रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है जी, COCH363 पॉजिटिव, बताओ इस कॉम्प्लेक्स की क्या हाइब्रिडाइजेशन है, बता सकते हैं। D2sp3। पक्का? अच्छा, यहाँ पे ये बताओ कि जो लिगेंड जुड़ा है मेटल के साथ उसका कैसा नेचर है, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, वीक फील्ड है, कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग फील्ड। वीक फील्ड सर, वीक फील्ड। तो अगर वीक फील्ड होगा तब तो फिर sp3d2 होनी चाहिए, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो d2sp3 होनी चाहिए। तो CH3 है या NH3 है? यहाँ पर तो CH3 दिखाई दे रहा है जी। आंसर आएगा इसका, देखो मुझे लग रहा है ना यहाँ पर गड़बड़ होगी है थोड़ी सी, यहाँ पर लिगेंड आपको NH3 देना चाहिए था, है ना। तो इस कॉम्प्लेक्स को सही कर लो, क्योंकि कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट भी तो करना चाहिए। CONH363 पॉजिटिव ऐसे होगा। और मैंने जब आपको कोऑर्डिनेशन करवाई थी तो आपको क्लियर कट वे में एक बात बताई थी कि कोबाल्ट जब भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो वो अमोनिया के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम करेगा। तो यहां पर आपका फिर आंसर आ जाएगा D2sp3। ठीक है जी बात। सर मैंने एक क्वेश्चन पूछना कि अगर मिथाइल लगाया था पहले, तो मिथाइल एज अ लिगेंड काम कर सकता है? एज ए लिगेंड काम करने का अलग बात है, बट वो जो कॉम्प्लेक्स है वो एग्जिस्ट भी करना चाहिए। अब यहाँ पर मिथाइल काम तो कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है एज ए लिगेंड, पर उसमें इलेक्ट्रॉन देगा कौन? लिगेंड की ड्यूटी क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर देने की। इसके पास तो अपने पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर मैं देखो CH3 लिख रहा हूं ना, तो इसके पास तो इलेक्ट्रॉनों की खुद कमी है। इलेक्ट्रॉन कौन देगा मेटल को? ठीक है। इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन है यहाँ पे? इसके पास तो है ही कुछ नहीं, बल्कि इसका एक बॉन्ड तो और कम हो गया है। लिगेंड की ड्यूटी होती है ना, लिगेंड की डेफिनेशन ये है
इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज विच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो CH3 क्या इलेक्ट्रॉन पेयर देगा जब इसके पास कुछ है ही नहीं, है ना। तो ये बाई मिस्टेक यहाँ पर प्रिंटिंग एरर की वजह से ये हो गया, यहाँ पर NH3 ही होगा, ये कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट करता है ना। हेक्सा अमीन कोबाल्ट 3 आए, तो मिथाइल यहां पर जी लिगेंड की तरह काम नहीं कर सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर कौन देगा उसमें ना। यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच assumption इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस। ठीक है, तो देखा होगा आपने, जैसे मैं बेंजीन के भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता हूं, तो एक एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, देखो पहली लाइन क्या लिखी है, द एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड इज लेस देन द एनर्जी ऑफ एनी सिंगल कैनोनिकल स्ट्रक्चर। बिल्कुल सही बात है, रेजोनेंस हाइब्रिड जो लास्ट में बनता है उसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है दूसरे कैनोनिकल स्ट्रक्चर से। ठीक है, अब दूसरी स्टेटमेंट लिखी है, देयर एग्जिस्ट इक्विलिब्रियम बिटवीन कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ये बात बिल्कुल गलत है, इस बात को याद रखना। कभी भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर में, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करता है। तो दिस इज द आंसर। ये इसकी ज्यादा क्लैरिटी आपको ना ऑर्गेनिक में मिल जाएगी, जब मैं ऑर्गेनिक वाला पोर्शन करवाऊंगा ना, तो वहां पर मैं आपको ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना भी सिखाऊंगा और इसकी क्लैरिटी भी आपको दूंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए इसका आंसर है देयर एग्जिस्ट इक्विलिब्रियम बिटवीन कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर में कभी भी इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। देखो आपको पूछा गया है आपसे कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, तो बताएंगे इसको। क्वेश्चन तो बहुत इजी था, ये तो ठीक होना चाहिए था आप सबका। देखो जी कैसे होगा ये, हम बाद में ऑप्शन पे जाते हैं, पहले खुद लिख देता है। देखो ऑक्सीजन की बात करता हूं, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 8। तो O2 मॉलिक्यूल में टोटल इलेक्ट्रॉन आ गए 16, तो 16 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। देखो 16 इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, सिग्मा 1s2, फिर आएगा सिग्मा स्टार 1s2, फिर आएगा सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए यहां तक? 8। उसके बाद आएगा जी आपके पास सिग्मा 2pz2, फिर आ जाएगा पाई 2px2 दैट विल बी इक्वल टू पाई 2py2। कितने हो गए जी? 8, 10, 12 और 14। आफ्टर दैट आएगा पाई स्टार 2px1 दैट विल बी इक्वल टू पाई स्टार 2py1। तो ये आएगी कॉन्फ़िगरेशन। अब चेक करते हैं ऑप्शंस पे। ऑप्शंस पे अगर चेक करेंगे तो यहां तक तो देखो सारी ऑप्शनें बिल्कुल अच्छी चल रही हैं, है ना। लास्ट में आएगा पाई स्टार 2px1 और ये कौन सा आंसर मिल जाएगा? देखो आंसर क्लियर कट दिख रहा है, एक ही ऑप्शन सी। नहीं गलत है, सी XX लिखा हुआ ना मैम। यहाँ पर ना 2px ही लिखा है और इधर भी 2px ही लिखा है, यहाँ पे 2px 2py लिखा है। आंसर इज ए नॉट सी। ठीक है जी, यहाँ पे देखो कितना सिली मिस्टेक का एरर करवाने की कोशिश की है। पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, यहाँ पर भी x ही लिख दिया है ना। सो आंसर इज ए, यहाँ पर y लिखा है ना जी। क्लियर होगी ये बात? यस। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर ऐसी कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन में लिखवाता, इसमें N2 में, तो N2 में आप कैसे लिखते? N2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन के लिए कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। यहां तक गेम सबकी एक जैसी चलती है। अब नाइट्रोजन में मैंने आपको बताया था पाई 2px पाई 2py पहले आते हैं, सिग्मा 2pz बाद में आता है। तो आगे लिखूंगा पाई 2px2 दैट विल बी इक्वल टू पाई 2py2। 12 हो गए और लास्ट में आ जाएगा सिग्मा 2pz2।
तो ये आ जाती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन N2 में। हो गया ना फॉल्टिंग, देखो 2 4 6 8 10 12 और 14। ठीक है जी बात। यस सर। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन कहाँ गया? अच्छा ये है लास्ट क्वेश्चन। देखो ऑर्थो नाइट्रो फिनोल आपको दिया गया है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। तो पूछा है ये कौन सी बॉन्डिंग है? सो दिस इज इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग का मतलब है विद इन द सेम मॉलिक्यूल, है ना। इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग का मतलब है विद इन द सेम मॉलिक्यूल। और इंट्रा मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में। जैसे मैंने आपको आज ही HF का एग्जांपल दिया था ना, ये है ना। ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा रहा हूं देखो, HF का एक मॉलिक्यूल ये है, दूसरा मॉलिक्यूल ये है, तो ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्डिंग हो रही है। तो है तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कौन सी है? ये दिस इज इंटरमॉलिक्यूलर, क्योंकि ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में हो रही है। जबकि ये विद इन द सेम मॉलिक्यूल हो रही है, देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये, तो दिस इज इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। सो दिस इज द आंसर। क्लियर है जी सबको ये? यस सर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। कल फिर मैं आपको जो नेक्स्ट आपका टेस्ट है उसको सॉल्व करवा दूंगा। ओके जी, थैंक यू।